के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। 2025 में प्यारे बच्चों जो प्रश्न पूछा गया है, जितना पढ़ाया गया था लगभग उसमें से ये प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से देखिएगा, ये थोड़ा बड़ा कर दे रहा है ताकि आपको दिखाई दे स्पष्ट रूप से। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। ये कई पेपर हम जब लोग हल कर रहे थे तो उसमें देखे होंगे कि ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि पूर्ण से अंश की ओर किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जो पूर्ण से अंश की ओर है वो आप लोगों का गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों पर आधारित है। ठीक है, इस पे गेस्टाल्टवादी, क्योंकि वहां पर सूझ का सिद्धांत अपनाया गया है जिसमें चिंपैंजी पे वो प्रयोग किया गया था, सुल्तान नामक, ठीक, जिसमें कि केले को ऊपर रखा गया था और पिंजरे से बाहर रखा गया था। ठीक, ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो इसका पहला जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। ठीक, उसके बाद दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न प्यारे बच्चों रिपीट हुआ है। देखिए, समूह कार्य कराने से कल्पना शक्ति का विकास होगा कि कहानी द्वारा होगा या प्रश्नोत्तर द्वारा होगा या व्याख्यान द्वारा होगा। ठीक है, तो जब कल्पना कराई जाती है प्यारे बच्चों तो कहानी जब बच्चों को सुनाई जाती है तो उसमें सोचते हैं, ठीक है, विचार करते हैं, तो कल्पना शक्ति का विकास जो होता है वो कहानियों में होता है। ठीक, बच्चों का कल्पना शक्ति का विकास कहानियों में कराया जा सकता है। समूह कार्य में कार्य करेंगे तो कौन सा कल्पना शक्ति का विकास होगा? प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्न जब उत्तर दे रहे हैं तो क्या कल्पना शक्ति का विकास होगा? होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, कहानी में ज्यादातर होगा। ठीक है, व्याख्यान द्वारा, व्याख्यान में तो बच्चे निष्क्रिय श्रोता के रूप में सिर्फ सुनते रहते हैं, तो यहाँ पर विकास उनका नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब उसके पश्चात ये देखिए, जो तीसरा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, वो कह रहा है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। ठीक है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। क्या नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, तो कौन सा नहीं है? परिणाम का सिद्धांत नहीं है। ठीक, तो तीसरे का जो चौथा है वो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके पश्चात हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। ठीक, बिकमिंग बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच निम्न में से किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो देखिए, कह रहा है क्या डॉक्टर बी के पासी के द्वारा है या NL दोसांझ का है या फिर एलन महोदय का है या फिर रियान का है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जो पुस्तक है वो डॉक्टर बी के पासी का है, जो 1970 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशन किया था। भारत के ये एक तरीके से कह सकते हैं कि दार्शनिक है, फिलोसफर हैं, जिन्होंने माइक्रो टीचिंग पे काम किया है, रिसर्च किया है और अपनी पुस्तक का नाम ये दिया है। इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा चौथे का पहला। ठीक, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। चौथे का पहला हो गया, पांचवा प्रश्न देखेंगे। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया है? ठीक, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है लेकिन अगर पढ़े होंगे तब। ठीक, तो विज्ञान किट के अंतर्गत वस्तुओं को जो शामिल किया गया है प्यारे बच्चों, पूछ रहा है 110, 85, 105, 80, तो जो है वो 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। ठीक, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा नाम भी बताया था कि कौन कौन सी सामग्रियां विज्ञान किट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वो है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक
माने जाते हैं या कौन है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या जॉन डीवी। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आप लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुकरात, क्योंकि सुकरात जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि सुकरात बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो लोगों के बीच में जाकर के प्रश्न पूछता था और तब तक उसका उत्तर नहीं बताता था जब तक कि लोग तर्क वितर्क करके उसका सही उत्तर न ढूंढ ले ना। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है उसको सुकरात ने दिया था, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, सुकराती प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों दूसरा, छठा का दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अब देखिए, अब स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना? चलो, सातवां प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पहला कह रहा है पाठ्यक्रम, दूसरा कह रहा है परिवार, तीसरा कह रहा है पूर्व ज्ञान और चौथा कह रहा है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या ये है? तो देखिए कितनी बार आप लोगों को बताया गया है कि जब पाठ प्रस्तावना के प्रश्न कौशल के अंतर्गत जब प्रश्नों का निर्माण किया जाता है तो वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सातवें का तीसरा, पूर्व ज्ञान से संबंधित आधार बिंदु है। ठीक है, उसके पश्चात आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं, संप्रेषण के घटक हैं। ठीक, तो संप्रेषण के जो घटक हैं प्यारे बच्चों वो प्रेषक बताया गया था जिसको हम लोग सेंडर बोलते हैं, मैसेज संदेश बताया गया था, ग्राही या फिर इसको रिसीवर बोलते हैं या ग्रहणकर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, माध्यम भी होता है, और उसके पश्चात आप लोगों को बताए थे कि ग्राही को हम लोग प्राप्तकर्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और आपको बताए थे इनकोडिंग, डिकोडिंग और एक तो प्रतिपुष्टि, ये इतने घटक आप लोगों को बताए गए थे। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपके संप्रेषण के घटक हैं, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक, तो आठवें का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है चौथा। आगे बढ़े तो देखिए नवा प्रश्न, नवा प्रश्न जो है कह रहा है किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इतनी बार आप लोगों को बताया गया था, शिक्षण सूत्र बताए गए थे और बताए गए थे कि कौन सी विधि के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षण सूत्र आते हैं, तो आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे सकते थे। देखिए कह रहा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है दूसरा, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। अब आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में जो पहले बच्चों को, जैसे ये आगमन विधि जो होता है वो ग्रामर पोर्शन को पढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, व्याकरण में या विज्ञान में या मैथ में या अंग्रेजी के भी ग्रामर में प्रयोग किया जाता है। तो पहले बच्चों को आगमन क्या है तो ये समझिए पहले। तो आगमन जो होता है विधि उसमें पहले बच्चों को क्या बताया जाता है? पहले उदाहरण की सहायता से पहले उनको उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उसके पश्चात उदाहरण की सहायता से नियम और सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, उसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं। तो इसमें जो शिक्षण सूत्र प्रयोग होता है वो विशिष्ट, पहले विशिष्ट जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं उसको बताई जाती है, फिर उसके बाद जो सामान्य सी चीजें होती हैं वो बताई जाती हैं। ठीक बात, तो ये इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है दूसरा। ठीक, अब 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न जो है प्यारे बच्चों कह रहा है सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो सहयोग की भावना का विकास किसमें संभव होता है? एकदम सिंपल सी बात है कि समूह कार्य
ठीक है। लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिया है। समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, सहायक सामग्री से। ठीक है। अब देखो, सहयोग की भावना का विकास। समूह कार्य में जब बच्चों को किया जाता है तो बच्चा जो है मिलजुल करके कार्य को करता है, तो यहाँ पर सहयोग की भावना ज्यादातर पाई जाती है। वाद विवाद कराया जाता है तो उसमें बच्चों को दो भागों में विभक्त करके बच्चों से ही उनकी अभिव्यक्ति ली जाती है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वो सहयोग की भावना नहीं दिखती है वाद विवाद में। प्रश्नोत्तर, जिस बच्चे से प्रश्न पूछा जाएगा वही बच्चा इसका उत्तर देता है, यहाँ भी सहयोग की भावना उतनी नहीं दिखती है। सहायक सामग्री से, सहायक सामग्री जो होता है शिक्षण के दौरान शिक्षक उसको अपनी प्रभावशाली शिक्षण देने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का पहला, समूह कार्य से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक, अब देखिए 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। ठीक है, पहले उपचारात्मक शिक्षण कितनी बार बताया गया है आप लोगों को, और प्रीवियस जब ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे वहां भी बताए थे कि निदान होता है समस्या और जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उनकी पहचान करना। उपचार जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों, जो समस्या, कठिनाई या दोष आ रहे हैं सीखते समय उसको दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये जानते रहेंगे तो सही उत्तर दे पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो देखो ये 4 विकल्प कौन कौन से हैं। वो कह रहा है लेख में सुधार, ठीक, और कह रहा है सुलेख पर बल देना, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना, देखो इसमें दूर करने की बात कह रहा है तो उपचारात्मक शिक्षण की बात। गृह कार्य देना, नहीं गृह कार्य देने से उपचार थोड़ी ना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो हो गया तीसरा, 11वें प्रश्न का तीसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 12वें प्रश्न में। पाठ योजना का प्रथम बिंदु निम्न में से है। ठीक है, तो पहला है प्रस्तावना के प्रश्न ना, पहला कह रहा है प्रस्तावना के प्रश्न। प्रथम बिंदु नहीं, पाठ योजना का जब निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों तो पाठ योजना में, अच्छा पहले देख लेते हैं विकल्प। उद्देश्य कथन, ठीक, काठिन्य निवारण और व्याख्या। ठीक है, तो अब देखो जो सबसे पहला बिंदु कह रहा है, तो सबसे पहला जब होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि बच्चे को जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं, जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण पहले बच्चों को बताया जाए। ठीक, ये एक पहला उद्देश्य होता है पाठ योजना का कि पहले जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को वो प्रश्न पूछ उन्हीं से निकलवा करके, या नहीं निकाल पाते हैं तो उसको उद्देश्य कथन के माध्यम से हम बच्चों को वो प्रकरण बताएं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ये प्रथम बिंदु होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम व्याख्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर उसके बाद आए कठिन शब्दों का हम निवारण करते हैं, फिर बोध प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद व्याख्या करते हैं या सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजें गतिविधियां अपनाई जाती हैं पाठ योजना में ना। तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, पाठ योजना का जो प्रथम बिंदु है वो है उद्देश्य कथन। ठीक, अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ठीक, एकदम इजी सा प्रश्न, कई बार आप लोगों को बताया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो डी एलन माने जाते हैं। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ब्लूम, स्किनर, रायबर्न, ये सब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर डी एलन, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ने सबसे पहला प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ही सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आप देखेंगे जब कौशल की बात करते हैं तो 14 प्रकार के कौशलों की बात इन्होंने डी एलन ने ही सर्वप्रथम बताया था। यहीं पर अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाता कि भारत के संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है,
तो किसका नाम आता? डी के पासी का नाम आता। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों 14वें प्रश्न पे। ये 14 का प्रश्न कह रहा है, व्याख्यान विधि में प्राय छात्रों के क्या बनने की संभावना, एक मिनट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। व्याख्यान विधि में प्राय छात्रों के क्या बनने की संभावना रहती है? तो जब व्याख्यान, अभी थोड़ी देर पहले बताया प्यारे बच्चों कि जब भी व्याख्यान दिया जाता है तो उस व्याख्यान के समय जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में सुनते हैं। टीचर से बोलता है और बच्चे क्या करते हैं? उसको सुनते हैं। ठीक है, तो न मूक होते हैं, न सक्रिय होते हैं, न इनमें से कोई। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। क्या होंगे? निष्क्रिय होंगे, निष्क्रिय रूप से सुनेंगे। ठीक, उसके पश्चात है प्यारे बच्चों, कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव या पोल हैं? ठीक, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के जो कितने ध्रुव बताए गए हैं आप लोगों को? तो मुख्यतः 3 ध्रुव बताए गए हैं। इन्हीं के अंतर्गत ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक, कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इन्हीं तीनों ध्रुवों के अंतर्गत ये शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक, जिसमें जो मूल या केंद्र बिंदु होता है वो होता है छात्र। छात्र को ध्यान में रख करके ही ये शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका दूसरा, मतलब 3 केंद्र बिंदु होते हैं 15वें का तीसरा प्रश्न। तो आई होप आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आया होगा कि ये जो इस बार का 2025 का प्रश्न बना हुआ है वो एकदम सरल से सरल प्रश्न बनाया गया है। बहुत ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं थी। एकाक प्रश्न जो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला था वही थोड़ा सा कंफ्यूज किया होगा, जैसे 12वां प्रश्न। ठीक है, 12वां प्रश्न आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज किया होगा। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रश्न कंफ्यूज करने वाला रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न था। सभी पोर्शन से प्रश्न बने हैं और सभी पोर्शन से आप लोगों को पढ़ाए भी गए थे। ठीक, तो इसलिए प्यारे बच्चों आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 15 में से नहीं कुछ तो 15 या फिर 14 तक आप लोगों ने सही सही टिक मारा।